फैमिली कितनी प्रेशियस होती है। फैमिली एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अराउंड हम बड़े होते हैं। हमारी पहचान हमारी फैमिली से बनती है। सबसे ज़्यादा टाइम हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करते हैं फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ्स। हम लोग पैदा होते हैं किसी फैमिली में, उसी फैमिली का रिलीजन, उसी फैमिली का माइंडसेट, उसी फैमिली के जीने के तरीके वो फैमिली मेम्बर्स हमारे बन जाते हैं एंड लॉन्गेस्ट टाइम के लिए हम उनके साथ जीते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे भगवान बन जाते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे केयर टेकर होते हैं। दे बिकम द मैनुअल ऑफ व्हाट लाइफ शुड लुक लाइक। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में हमारे फैमिली मेम्बर्स प्ले करते हैं, है ना। लेकिन क्या हर फैमिली हेल्दी होती है? वेलकम टू ब्लंट विद के। मैं हूँ आपकी लाइफ कोच कोमल। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अबाउट डिसफंक्शनल फैमिलीज़। मेरे हिसाब से डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, बात करना, सॉल्यूशंस ढूंढना और ज़्यादा बात करना, अपना दिल खोल के बात करना कि मेरे साथ ये हुआ, तुम्हारे साथ ये हुआ, बहुत ज़रूरी है। लेकिन आम तौर पे हमारे कल्चर में फैमिली कुछ भी करे उसको रैप अप कर देते हैं इस चीज़ में कि फैमिली है। You cannot talk against family. You cannot speak things that have happened to you if you are in our culture or in our society, because फैमिलीज़ को बहुत ही सेक्रेड माना जाता है, बहुत ही अपने दिल से पास, सबसे हाईएस्ट रिगार्ड में फैमिली को रखा जाता है। हर फैमिली हेल्दी नहीं होती। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड डिसफंक्शनल फैमिलीज़। जब हम बचपन से ऐसे माहौल में बड़े होते हैं, जब हम बचपन से ये चीज़ देखते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत नॉर्मलाइज कर देते हैं डिसफंक्शनल बिहेवियर को, तो उसका सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन आवर पर्सनैलिटी, इन मेकिंग अस हु वी आर, इन ऑल्सो रिकग्नाइजिंग दोज पैटर्न्स इन अदर्स। जब हम अनहेल्दी इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं तो सामने वाला अनहेल्दी होता है, वो हमको फेमिलियर लगता है, हमको लगता है कि सब ऐसे ही हैं। सबसे बड़ा सेंटेंस हम यही बोलते हैं कि सबके घरों में यही लगा हुआ है। रियलिटी इज़ कि अगर सबके घरों में ये लगा भी हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सही चीज़ कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी बहुत अवेयर होती जा रही है। हमारे पेरेंट्स के टाइम तक साइकोलॉजी, पेरेंटिंग, घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसकी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। बहुत ईजिली हम ये चीज़ बोलते हैं दैट आवर पेरेंट्स डिड देयर बेस्ट, विच इज़ ट्रू। हाउएवर, अगर डिसफंक्शनल ट्रेट्स फैमिली में प्रैक्टिस होते हैं तो उसके बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे पे। द वे वी आर गोइंग टू लुक एट सोसाइटी, द वे वी आर गोइंग टू मेक आवर रिलेशनशिप्स, द वे वी आर गोइंग टू पेरेंट, द वे वी आर गोइंग टू लिव आवर लाइफ। इट्स जस्ट नेवर एंडिंग। फैमिली इतनी इम्पॉर्टेंट होती है और अगर डिसफंक्शनल फैमिली हो तो ज़िंदगी इतनी बर्बाद हो जाती है जिसका घाव सिर्फ वो ही समझ सकता है जो डिसफंक्शनल फैमिली से आता है। डिसफंक्शनल फैमिली होती क्या है? आप अगर एक डिसफंक्शनल फैमिली से आते हो तो आपके घर का माहौल कैसा दिखता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है आपके ऊपर, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं अगर आप एक डिसफंक्शनल फैमिली से आते हो तो। इसके अराउंड हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। डिसफंक्शनल फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जिसके अंदर हेल्दी रूटीन, हेल्दी पैटर्न, हेल्दी बिहेवियर प्रैक्टिस नहीं होता, जिसके अंदर एक डिक्टेटरशिप टाइप का माहौल प्रैक्टिस होता है। घर के अंदर बहुत तानाशाही होती है, घर के अंदर बहुत वर्बल एब्यूज़ होता है, इमोशनल एब्यूज़ होता है, मैनिपुलेशन होता है, ब्लैकमेलिंग होती है, बहुत इम्प्रेसिंग होती है। ये वाले टाइप के बिहेवियर डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में बहुत आम तौर पे प्रैक्टिस होते हैं ऑन अ डेली बेसिस। फिज़िकल वायलेंस भी प्रैक्टिस होता है। घरों के अंदर आपस में लोग अनहेल्दी बिहेवियर करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। इसको डिसफंक्शनल फैमिली बोलते हैं। एक फंक्शनल फैमिली होती है जिसके अंदर मैच्योरिटी होती है, सबकी इज्जत होती है, पेरेंट्स भगवान की तरह बिहेव नहीं करते, पेरेंट्स इंसान की तरह बिहेव करते हैं, बच्चों की भी इज्जत होती है, कोई तानाशाही नहीं होती, बहुत हेल्दी तरीके से किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। घर में अगर बर्तन खटकते भी हैं, अगर आपस में लड़ाई भी होती है तो रिपेयर वर्क भी होता है। डिसफंक्शनल फैमिली में
ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। डिसफंक्शनल फैमिली में बच्चे अलग तरीके से चलते हैं, बच्चों के लिए अलग रूल्स होते हैं, बड़ों के लिए अलग रूल्स होते हैं, और वो ऐसे ही चलते हैं। बच्चे बड़े होकर के एडल्ट बन जाते हैं, लेकिन फिर भी उन पे बच्चों के जैसे रूल्स होते हैं। पेरेंट्स कंट्रोलिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, उनमें कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते हैं, दे आर इमोशनली एंड वर्बली एब्यूजिव, बहुत पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर होता है, बहुत टॉन्ट्स चलते हैं, बॉडी शेमिंग, पर्सनालिटी शेमिंग, हर टाइप की शेमिंग एग्जिस्ट करती है डिसफंक्शनल फैमिली में। बहुत इम्प्रेसिंग होती है, पेरेंट्स को प्लीज़ करना एक काम होता है, सिबलिंग्स को डिवाइड करने का काम पेरेंट्स का होता है। हर एक टाइप का बिहेवियर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होता है इन अ डिसफंक्शनल फैमिली। जेंडर डिफ्रेंसिएशन होता है, लड़कों को अलग तरीके से देखा जाता है, लड़कियों को अलग तरीके से बड़ा किया जाता है, अलग तरीके के माइंडसेट अप्लाई होते हैं, अलग तरीके के रूल्स अप्लाई होते हैं। इसको डिसफंक्शनल फैमिली बोलते हैं। डिसफंक्शनल फैमिली आपका धीरे धीरे शांति, सुकून, सैनिटी, आपका मेंटल हेल्थ ख़राब करती है। छोटी चीज़ बोली जाए तो हमारी सोसाइटी में फैमिली को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, फैमिलीज़ को बहुत सेक्रेड माना जाता है, फैमिली से ऊपर कुछ नहीं होता। देर आर सो मैनी मूवीज़ वेयर you will see that family is everything, parents are God, पेरेंट्स के आगे नहीं बोलते, पेरेंट्स को कुछ नहीं बोलते, अगर पेरेंट्स को कुछ बोला है तो पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट हो गई। ऐसी सारी चीज़ें डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में बहुत रिलीजियसली एंड रेगुलरली प्रैक्टिस होती हैं। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में कम्युनिकेशन नहीं होता है, या फिर कम्युनिकेशन एक तरफा होता है। पेरेंट्स बोलेंगे, बच्चे सुनेंगे, यही एक्सपेक्टेड होता है। पेरेंट्स के ऊपर अगर उनके पेरेंट्स हैं तो वो बोलेंगे और वो सुनेंगे, एक हायरार्की होती है। और सबसे छोटे जो बच्चे होते हैं वो सबसे नीचे आते हैं, तो उनकी बातों की इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में बहुत रिजिड रूल्स होते हैं। There's a lot of control that is practiced in a dysfunctional family. पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, बहुत इंट्रूसिव होते हैं। देर इज़ नो पर्सनल स्पेस, देर इज़ नो पर्सनल ओपिनियन। हम साथ साथ हैं बिकम्स अ रिलीजन दैट यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। सुबह से उठ के रात तक भगवान की भी पूजा करो, पेरेंट्स की भी पूजा करो, और एकदम हाँ बोलो। ओबीडियंस बहुत प्रैक्टिस होती है इन अ डिसफंक्शनल फैमिली। अगर एक डिसफंक्शनल फैमिली में आप कोई एक अलग इंसान निकल जाओ जो बोले कि ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, या इस बिहेवियर से मुझे फ़र्क पड़ रहा है, वो अच्छे तरीके से अच्छे लाइट में नहीं लिया जाता। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस आप पूरी नहीं कर सकते, टफ़ पेरेंटिंग होती है, बहुत ही लंबी लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पेरेंट्स आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करते हैं डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में, जो कि अगर रेगुलरली करी जाएं तो आपकी पर्सनल ग्रोथ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकती है। लोग क्या कहेंगे बहुत प्रैक्टिस होता है डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में हर वक्त। एंड लोग जनरली वो नहीं होंगे कि आपके नेबर्स होंगे, लोग में रिश्तेदार, बुआ, चाचा, ताई, सबके बारे में सोचना कि सब हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, ये डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में बहुत प्रैक्टिस होता है। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में बाहर एक इमेज दिखाई जाती है और घर के अंदर कुछ अलग ही शो लगा होता है। सो बाहर एवरीबडी विल प्रेजेंट लाइक दे आर वेरी गुड विद ईच अदर, घर के अंदर आपस में एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, बड़े छोटों की इज्जत नहीं करते। इन डिसफंक्शनल फैमिलीज़ एब्यूज़ होता है, फिज़िकल एब्यूज़ बहुत नॉर्मलाइज्ड होता है, बड़े बच्चों को थप्पड़ मार सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे मार सकते हैं, गालियाँ दे सकते हैं, टोक सकते हैं, टॉन्ट मार सकते हैं। घरों में स्पेशली डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के घरों में कोई पर्सनल स्पेस या प्राइवेसी नहीं होती, बच्चों के कमरे में जा सकते हो, बच्चों को कुछ भी बोल सकते हो, उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, आप प्रूव ही करते रह जाओगे कि आपको कुछ बुरा लगा है इन अ डिसफंक्शनल
फैमिली। डिसफंक्शनल फैमिली में टॉक्सिक पेरेंटिंग होती है, बहुत टफ पेरेंटिंग होती है। देयर इज़ नो सच थिंग एज पेरेंट्स प्रेजिंग चिल्ड्रन, पेरेंट्स गिविंग कॉम्प्लीमेंट, देयर इज़ कॉम्पिटिशन, देयर इज़, आप लिखते चले जाओ, ठीक है। और अब आप सोचो कि डेली में ये प्रैक्टिस होता है। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में पेरेंट्स बच्चों में फेवरेटिज्म करते हैं, राजा बेटा बन जाएगा, बेटी को अलग ट्रीटमेंट मिलेगा लेकिन मानेंगे नहीं, रूल्स अलग होंगे लेकिन मानेंगे नहीं, बचपन से ही बेटियों को बोलना शुरू हो जाएंगे हमने तुमको पढ़ा दिया, तुम्हें लिखा दिया। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में सबसे ज़्यादा गिल्ट और शेम प्रैक्टिस होता है। गिल्ट ऑफ तुम यहाँ हो, हम तुमको बड़ा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गिल्ट है, ये बहुत बड़ा एक बर्डन है जिसके साथ तुम जियो कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। Everything becomes that and there's a lot of shame that is practiced, इसको देखो उसको देखो, ये ऐसा है वो वैसा है, इससे कंपेयर करो या उससे कंपेयर करो, कंपैरिजन, कंपटीशन, फेवरेटिज्म, ये सारी चीज़ें डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में बहुत ऑफन प्रैक्टिस होती हैं। इंडिविजुअलिटी इज़ कंसिडर्ड अ थ्रेट, मतलब सारे वाइट को यस बोले, सारे ब्लैक को यस बोले, सारे वेजिटेरियन निकलें, सारे धर्म को फॉलो करें, सारे लाइन से चलें, सब उठ के खाना खाएंगे, सब उठ के ये करेंगे, सब साथ साथ करेंगे, हर चीज़ साथ होनी चाहिए, बड़ों की इज्जत होनी चाहिए, छोटों की इज्जत होनी नहीं चाहिए। ये वाली चीज़ें बहुत नॉर्मली प्रैक्टिस होती हैं। बच्चे कोई गलती नहीं कर सकते, बच्चे गलती करेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, बच्चे कुछ अच्छा करेंगे तो उसका क्रेडिट पेरेंट्स को मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा। घर में पेरेंट्स प्रधान बन जाते हैं, चौधरी बन जाते हैं, बच्चे उनके पपेट बन जाते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर बात मानो, हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से करियर चूज़ करो, हमारे हिसाब से पार्टनर चूज़ करो, हमारे हिसाब से खाना खाओ, हमारे हिसाब से कपड़े पहनो, हर चीज़ हमारे हिसाब से करो, तब शायद जाकर के तुम गुड चाइल्ड कहलाए जाओगे इन अ डिसफंक्शनल फैमिली। डिसफंक्शनल फैमिली में हर बात ऊपर ऊपर से होती है, अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। पेरेंट्स के बीच में भी बहुत कुछ अंदर चल रहा होता है। देयर आर सो मैनी पेरेंट्स हु चीट, बट डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में ओपनली इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि पापा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। मम्मीज़ बहुत कंट्रोलिंग हो जाती हैं, बच्चों की ज़िंदगी में घुस जाती हैं। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में पेरेंट्स कुछ भी करें, बच्चे नहीं बोल सकते कि आप ये कर रहे हो जो गलत है, सही नहीं है। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में रिस्पेक्ट, ओबीडियंस, कंट्रोल, टॉन्ट्स, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, ये बहुत कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस होता है। फेवरेटिज्म, जेंडर डिफ्रेंशिएशन, शेम, ये वाले वर्ड्स डेली एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में। वन वुड थिंक कि मेरे घर में ये होता है या मेरे घर में ये होता है। अभी तक आपने जितना भी सुना है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये मेरे साथ हुआ है या वो मेरे साथ हुआ है। द रियलिटी इज़ कि इनमें से कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है। नहीं हुआ है तो भगवान के बच्चे हो आप, लेकिन ज़्यादातर लोग इन एक्सपीरियंसेस के अराउंड बड़े होते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब कंसिस्टेंटली हम ये बिहेवियर के अंदर रहते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब डिसफंक्शनल फैमिली में ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं इन अ वेरी नॉर्मलाइज्ड बिहेवियर। प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब हमारे पेरेंट्स अभी भी डिसफंक्शनल, मेंटली अनहेल्दी, इमोशनली अनहेल्दी बिहेवियर प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जहाँ आप डिसफंक्शनल फैमिली में बड़े होते हो और आप भी वैसे ही बन जाते हो और आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखती। प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जहाँ डिसफंक्शनल फैमिली बिकम्स अ नॉर्मल थिंग, आपका माइंड सेट वैसा ही बन जाता है। प्रॉब्लम वहाँ भी आ जाती है जब आप भी वही करते हो। प्रॉब्लम वहाँ भी आ जाती है जब आप कुछ अलग निकलते हो, जब आप इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हो, जब आपको लगता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। देयर इज़ अ ह्यूज मेंटल इम्पैक्ट दैट वन वुड हैव इफ़ दे लिव इन अ डिसफंक्शनल फैमिली।
कोई भी इंसान जो डिसफंक्शनल फैमिली में रहता है उसकी सेल्फ इस्टीम बड़ी लो होती है, उसकी सेल्फ बर्थ बहुत लो होती है. दैट पर्सन कैन ऑल्सो बिकम same dysfunctional. That person can also become someone who has anxiety, who is practicing perfectionism, who wants to do everything properly, who is always overthinking, who is a person full of doubt, who has disconnected relationships, who is themselves abusive, who has a lot of generational trauma. एक डिसफंक्शनल फैमिली में रहने का मतलब होता है धीरे 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 या तो आप वो ही बन जाते हो या धीरे धीरे आप बहुत दुखी इंसान बन जाते हो. एकदम सिंपल वर्ड्स में बोल रही हूँ मैं. या तो आप वो ही बन जाओगे, आप सेम बिहेवियर रिपीट करोगे स्लीपिंग मोड पे. आपको लगेगा कि आप वो नहीं कर रहे हो, लेकिन सेम फैब्रिक से आप कोई अलग कपड़ा बनाओगे, पर फैब्रिक वही होगा. या फिर आप अपने ट्रॉमा में कंज्यूम हो जाओगे, आप फंक्शनल इंसान ही नहीं बन पाओगे, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे. या फिर आप बहुत दुखी रहने लगोगे, आपके खुद के रिलेशनशिप्स बड़े डिसफंक्शनल हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं कोई अलग ही इस दुनिया में आ गया हूँ या आ गई हूँ, जिसको ये सब फील हो रहा है और लग रहा है कि ये बिहेवियर गलत है. ये कुछ एरियाज़ हैं और ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप फील करोगे ऑन योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ इफ़ यू कम फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली. यहाँ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. जब हम डिसफंक्शनल फैमिली से आते हैं ना, तो हम जो आवाज़ उठाते हैं कि ये बिहेवियर गलत है, उस इंसान को बहुत चाटे पड़ते हैं. फिज़िकली, मेंटली बहुत शेम किया जाता है. औरतों की रिस्पेक्ट मांगने जाओ तो फेमिनिस्ट बुला दिया जाता है. अपने लिए कुछ बोलो तो डिसरिस्पेक्टफुल बुला दिया जाता है. डिफ़िकल्ट पर्सन, स्टबर्न पर्सन, समवन हु डिडंट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, ऐसे लेबल्स बहुत ईजिली आ जाते हैं. यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी सेल्फिश, यू आर अ एंग्री पर्सन, यू आर अ पर्सन हु इज़ डोमिनेटिंग. ऐसे भी लेबल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं अगर आप उस बिहेवियर के ख़िलाफ़ भी बोलो तो. और अगर आप उस बिहेवियर में प्रैक्टिस करते रहो, इफ़ यू बिकम द क्लाउन इन दैट सर्कस, तो आप वैसे ही बन जाते हो एंड यू एंड अप हर्टिंग एवरीबडी अराउंड यू. एंड इट जस्ट बिकम्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट. इट्स लाइक everybody is copying everybody and the people who are not copying others become an alien in their own family. एक डिसफंक्शनल फैमिली में different opinion, different way of doing things, asking for respect, asking for hey, your behavior is hurting me, don't do that again, ये बहुत ही ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स बन जाती हैं. अगर आप एक डिसफंक्शनल फैमिली से आते हो तो आपकी बहुत सोलो जर्नी हो जाएगी इफ़ यू बिकम द हेल्दी पर्सन. There is a way to become a healthy person even if you come from a dysfunctional family, but it will be a very long healing journey which you can take with the help of books, mental health professional, a coach like me can help you, a therapist can help you, a psychiatrist or psychologist can help you, a healer can help you, a counselor can help you. मेरा ये मानना है कि इतने सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए कौन सा फिट होता है वो ढूंढना आपका जॉब है. बट एवरीबडी इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर स्पेस टू लिव इन. रीचिंग आउट एंड एक्सप्लोरिंग the best mental health professional and then going on a journey where you don't want to become a dysfunctional person will help you. लेकिन dysfunctional families में self awareness नहीं होती. एक dysfunctional family से बनता है एक dysfunctional इंसान, a turbulent, abusive, emotionally distressing इंसान. एंड इन लोगों में अवेयरनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं होती. हमें ऐसा लगता है कि हर कोई कर्मा का मोर्चा लेके चल रहा है. हमें ऐसा लगता है कि हर किसी में कैपेसिटी है टू सी दैट देयर एक्शंस कैन हर्ट द अदर पर्सन. पर
एक डिसफंक्शनल इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने हर्ट और अपने पेन के बारे में सोचता है। दे डोंट केयर कि उनके एक्शन से आपको कुछ असर हो रहा है। एक डिसफंक्शनल फैमिली में रहना लीव्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ। अगर आप बचपन से ऐसी फैमिली में रह रहे हो तो there's a higher chance that you will have a very low connection with yourself. There's a higher chance you will become a people pleaser. There's a higher chance you will become an abuser yourself who will end up repeating the patterns. There's a higher chance you will become very unhappy. हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर डिसफंक्शनल फैमिलीज़ हैं by the way, बिकॉज बहुत कम लोग अपने ऊपर काम करके अपने बिहेवियर हेल्दी करते हैं। और हमारी कंट्री में तो मम्मी पापा को गलत बोल ही नहीं सकते, उनके किसी बात पे रिप्लाई नहीं कर सकते, मम्मी को बुरा लग जाएगा, पापा को बुरा लग जाएगा, रोने बैठ जाते हैं पेरेंट्स। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में तमाशे बहुत होते हैं। अगर आपने कुछ भी बोल दिया जो आपको बुरा लग गया है, उस बात पे तमाशे हो जाएंगे। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के ट्रेट्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रात को लड़ाई करेंगे, अगले दिन एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। कुछ भी ऑफेंसिव बोल देंगे हंसते हंसते, वो मैं तो बस जोक कर रही थी या मैं तो बस जोक कर रहा था, बिकम्स वेरी नॉर्मल सेंटेंसेस। इमोशनली एब्यूजिव बिहेवियर इज़ कॉमनली प्रैक्टिस्ड। तो इमेजिन अगर आप ऐसे घर से आते हो तो आप स्पिन कर रहे होते हो। अब यहाँ पे मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात करना चाहती हूँ जो मेरा पर्सनल टेक है। ये सारे बिहेवियर नॉर्मलाइज्ड इसीलिए हैं क्योंकि पहले तो साइकोलॉजिकल लिटरेसी नहीं थी और अब वो पेरेंट्स अपने पे काम नहीं करना चाहते। एडल्ट्स भी बहुत सारे अपने पेरेंट्स के जैसे बन गए हैं तो वो भी काम नहीं करना चाहते। हर कोई अपने मम्मी पापा के माइंडसेट को कंटिन्यू करके चल रहा है तो वो भी डिसफंक्शनल बनता जा रहा है। तो बहुत कम लोग हैं जो कि हेल्दी बनते हैं, जो कि सोच के बोलते हैं, जो हर्ट नहीं करना चाहते, जो टॉन्ट्स नहीं पास करना चाहते, जो घरों में पर्सनल स्पेस रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो क्योंकि ये बिहेवियर इतना कम प्रैक्टिस होता है, हेल्दी बिहेवियर इतना कम प्रैक्टिस होता है, इसीलिए घरों में हर एक घर एकता कपूर का सीरियल जैसे दिखता है। टीवी पे भी वैसे ही सीरियल्स चलते हैं। It just becomes a very normal thing to have family drama, family dynamics being fucked, not speaking your mind in front of your parents, not saying anything that has hurt you. It all becomes a very normal thing because सबके घरों में यही लगा हुआ है। और 10 में से कोई एक इंसान अगर कुछ अलग कर रहा है तो उसको पागल बुलाना और उसको रूड बुलाना, उसको somebody who is selfish बुलाना, somebody who is a difficult person बुलाना, somebody who is disrespectful बुलाना बहुत easy काम है। Instead of going deep into the fact that आपकी फैमिली में dysfunctionality practice हो रही है। There's a very interesting thing. There was this person sharing with me कि आज मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि you know I don't like you doing this thing, and this person was sharing this with a very huge impact कि मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया, like वो उस शेम में थे कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को बोला है। And I just took a pause and I was like दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर हम अपने पेरेंट्स को कुछ बोल देते हैं तो वी फील दैट हम उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जबकि इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू से दैट हे योर बिहेवियर इज़ हर्टिंग मी, कैन यू प्लीज़ चेंज दैट। ऑब्वियसली आप नॉर्मली ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, बट एज एन एडल्ट इट्स आवर जॉब टू स्टार्ट डूइंग दैट। आज के डेट में कुछ घर हैं जिसमें बच्चों को ये मिल रही है स्पेस कि पेरेंट्स उनको स्पेस देते हैं टू पॉइंट आउट देयर मिस्टेक्स। मेरे घर में देर इज़ अ रूल दैट इज़ फॉलोड विच इज़ आई कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स एंड आई विल लर्न हाउ टू अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक्स। देर इज़ नो हायरार्की when it comes to my child and me, but I see that in most houses there is a hierarchy. पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ
कि डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी तो गुनाह हो जाएगा, और पेरेंट्स बहुत कैजुअली डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उन बच्चों की मार के रखी होती है, लेकिन अगर वापस में बोल दिया तो गुनाह हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ें बहुत ही डिसफंक्शनैलिटी से आती हैं, बहुत ही अनहेल्दी माइंडसेट से आती हैं। इसमें से ग्रो करना इजी नहीं है, इसमें से लर्न और अनलर्न करना इजी नहीं है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट इट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ। आप अगर एक डिसफंक्शनल फैमिली से आ रहे हो, यू शुड सीक हेल्प, यू शुड सीक हेल्प ऑफ बुक्स, वर्कशॉप्स, प्रोफेशनल, जो भी आपके फाइनेंशियली सिचुएशन में ईज़िली एक्सेसिबल है, आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस में जो भी हेल्प आप सीख कर सकते हो, यू शुड स्टार्ट सीकिंग हेल्प। कॉमनली सेइंग कि हर कोई डिसफंक्शनल होता है, अगर हम फंक्शनल हो जाएंगे तो हम फिट इन नहीं कर पाएंगे, ये वाले स्टेटमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी लेज़ी माइंडसेट कि हम अपने पे काम नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू डू द वर्क, वी डोंट वांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गेट क्यूरियस एंड एक्चुअली वर्क ऑन आवरसेल्व्स। एक्चुअली डिसफंक्शनल फैमिली से सबसे ज़्यादा हीलर्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स निकलते हैं। मोस्टली इफ़ यू डाइव डीप, अ साइकोलॉजिस्ट, अ साइकेट्रिस्ट, अ थेरेपिस्ट, अ लाइफ कोच, अ हीलर, अ रेकी मास्टर, everybody comes from dysfunctionality. They just learn to break the pattern, they do the work, they go and seek help. वो लोग अपने अंदर अवेयरनेस इवोक करते हैं, वो लोग लर्न करते हैं। अब से लेकर के एंड तक बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप लर्निंग नहीं करते हो, अगर आप अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते हो, तो आप बहुत डिसफंक्शनल इंसान हो। अगर आप लर्न करते हो, अपना बिहेवियर चेंज करते हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, दूसरों को हर्ट नहीं करना चाह रहे हो, और आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि अनइंटेंशनली भी आप दूसरों को हर्ट कर सकते हो, एंड यू कैन चेंज दोज थिंग्स, यू वांट टू लर्न हेल्दी पैटर्न्स, यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इन अ हेल्दी फॉर्मेट। द मोर you learn, the more you become a better person. Most people who don't come for therapy are dysfunctional. Most people who say that I don't want to find a professional to do this work, I will do it on my own, come from that space. Because sitting with a professional will make you see things that you don't want to see. Financially circumstances ऐसे हो कि आप किसी प्रोफेशनल को सीख नहीं कर सकते, तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन द होल आइडिया इज़ टू लर्न. Dysfunctionality can be converted into functionality. I have seen it happen in front of me with so many of my clients. I've seen it happen with my own family, where I've developed a better relationship with my mother slowly, where I've developed a better relationship with my brother slowly. I've developed a better relationship with myself, with my child, with my friends. We fight better, we respect and say things in a way that it should not disrespect the other person. We cool off, we don't say shitty things, we don't pass comments on our bodies or on our career or on our relationships. There are personal boundaries. ये सब करने के लिए सबको कुछ ना कुछ हेल्प सीख करनी पड़ी, सबको अपने अंदर जाकर के अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ा. एवरीबडी वॉज open to change, everybody was open to working on themselves, everybody was open to keeping space for multiple perspectives. डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में या डिसफंक्शनल ह्यूमन बीइंग में ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स रख सकें, कि मैं भी सही हो सकता हूँ, सामने वाला भी सही हो सकता है. दो अलग ब्रेन कैपेसिटी और जर्नी आ रही है. मेरी आज की वीडियो है आपको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि अगर आप यहाँ से आ भी रहे हो, आप किसी भी उम्र में अनलर्न करके नई चीज़ें लर्न कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो. मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके पेरेंट्स बदल जाएंगे, आप बदल सकते हो. बहुत सारे लोग हैं जो कि सेशंस में आके बोलते हैं कि दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, दिस इज़ व्हाट इज़ नॉर्मलाइज्ड. यू डोंट हैव टू डू दैट. दिस इज़ नॉट हाउ इट हैपन्स. दिस इज़ हाउ in your bubble people are doing things, and you might see zillion people practice it. You can do it differently. I'm sure that emotionally dysfunctional behavior hurts, so you don't have to keep repeating it.
आई एम श्योर मेंटली stressful behavior, mentally disturbing behavior hurts. So you don't have to receive it. There is so much work that is required to go from dysfunctional to functional. लेकिन वो आपके क्यूरियसनेस और ओपननेस से शुरू होगा दैट आई नीड टू चेंज. नॉर्मली लोग हेल्प नहीं सीख करते बिकॉज वी बिकम कंफर्टेबल विद डिसफंक्शनैलिटी, वी बिकम कंफर्टेबल विद अनहेल्दी बिहेवियर्स, वी आर सेल्व्स बिकम डिसफंक्शनल. इसीलिए इम्पॉर्टेंट है to make a video like this so that if you want to do something and if you want to change, then you can be that change by learning. Learn and learn. You become more functional with learning. You become more dysfunctional without learning. आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं रखना चाहती हूँ. 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है कि बोलनी बहुत ज़रूरी हैं. किसी भी डिसफंक्शनल फैमिली में ज़्यादा टाइम तक रह के आप शांति और सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकते. किसी भी डिसफंक्शनल फैमिली में रह कर के आप खुश नहीं रह सकते बिकॉज ड्रामा बिकम्स देयर बिगेस्ट ड्रग. ड्रामा, फाइट्स, डिसरिस्पेक्ट. किसी भी डिसफंक्शनल फैमिली में ज़्यादा टाइम तक रह के आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी. किसी डिसफंक्शनल इंसान को प्यार करके आप तड़पते रहोगे और परेशान रहोगे. आई होप आज की वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज़ हुए कि कम पैसे में जीना आसान है, कम लोगों के साथ जीना आसान है, कम चीज़ों के साथ जीना आसान है, लेकिन एक डिसफंक्शनल इंसान या डिसफंक्शनल फैमिली में जीना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कर्स. एक बहुत कॉमन माइंडसेट है लोगों का कि अरे ऐसे तो सभी डिसफंक्शनल है, हम सबको छोड़ के नहीं जी सकते. आप मत छोड़ो, लेकिन अगर आप उनके साथ रोज़ फिज़िकली रह रहे हो, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट योर हेल्थ. अगर आप उनके साथ फिज़िकल डिस्टेंस बनाओ, मेंटल डिस्टेंस बनाओ, इमोशनल डिस्टेंस बनाओ, यू लर्न हाउ टू मेक योर बाउंड्रीज, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. बाउंड्रीज बनाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, एक दिन का काम ही नहीं है, एक दिन में हो ही नहीं सकता. इसीलिए अ प्रोफेशनल विल बी एबल टू हेल्प यू. बाउंड्रीज़ बनाने से हमारी हेल्थ बेटर होती है. उस डिसफंक्शनल इंसान के साथ कुछ बेसिक रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मानो कि आपका सबसे क्लोजेस्ट इंसान डिसफंक्शनल है और आप फंक्शनल हो या आपको हेल्दी बिहेवियर समझ में आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे जब आप डेली में ऐसे इंसान के साथ रहने लग जाते हो, वहाँ पे वो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है. सो देर आर स्पेसेस वेर यू हैव टू कट टाइज एंड देन देर आर स्पेसेस वेर यू कैन make a better relationship with them with distance, with hanging out less, with learning how to make boundaries. There is no one equation that can be applied for everybody. हर इंसान की अपनी एक जर्नी है और उसका एक अपना यूनिक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन भी रेगुलर बेसिस पे चेंज होता रहता है. आज की वीडियो देखने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करते हो या आप रह रहे हो डिसफंक्शनल फैमिली में या आपका पार्टनर डिसफंक्शनल है या उसकी फैमिली डिसफंक्शनल है, सीक हेल्प. आपके बजट में हेल्प ढूंढो, आपके बजट में प्रोफेशनल ढूंढो, वर्कशॉप्स ढूंढो, seek help. That will be the only solution. Learn and seek help are the magical words that I want you to take from this podcast. Seek help. Seek people who can help you in your own dynamic. Sooner you realize, the better it is that what help can do for you and what learning can do for you, nothing else can do. तो आप अकेले नहीं हो. डिसफंक्शनल फैमिलीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करो, सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करो और उनको अप्लाई करना शुरू करो. दैट्स हाउ सम चेंज विल हैपन. आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी. बिफोर आई लीव यू टुडे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था दैट आई विल आंसर वन क्वेश्चन
So from now on, so what I'm doing is that every video you can in the comment section leave a question and I will try to answer one of it. So आज के लिए मैंने question निकाला है. So आज की video के लिए मैंने question pick किया है. Komal, you mentioned to self-validate oneself, but when you start doing that, your system resists it with self-doubt as you've not practiced it. For example, if you've assertively put across your POV, then you doubt if it will be accepted. Can you explain what to do to handle your inner conflict during transition? This is a very interesting question. I really love it. Thanks for asking. It's very beautifully put कि जब हम सेल्फ वैलिडेट करते हैं तो हम डाउट में भी जाते हैं एंड हमें आदत होती है एक्सेप्टेंस ढूंढने की, हमें आदत है फिट इन करने की. आज की वीडियो के लिए ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था एंड आई फेल्ट लाइक इट इज़ सो एप्रोप्रिएट टू आंसर इट टुडे. क्योंकि अगर हम डिसफंक्शनल फैमिली से आते हैं तो हमें आदत होती है कि हम हमेशा एक्सेप्टेंस ढूंढें. इन जनरल भी हमें आदत होती है कि लोग एग्री करने चाहिए हमारे साथ एंड हमें एक्सेप्ट करने चाहिए या हमको वैलिडेट करने चाहिए. जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हम वैलिडेट करना शुरू कर देते हैं पर वो डाउट कहीं नहीं जाता, राइट? बट दिस इज़ वेयर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. स्पीक टू योर डाउट. इफ़ यू फील दैट योर जर्नी एंड योर डिसीजन एंड वॉट योर थिंकिंग इज़ ऑन द राइट पाथ, कीप वैलिडेटिंग योर सेल्फ and let that doubt not eat up your validation. Let that doubt not overpower your validation and you don't keep seeking acceptance. You manage seeking acceptance. It will not come from most people who are not on that page with you. So this is where आपकी बहुत यूनिक जर्नी है. अगर आप दूसरों से एक्सेप्टेंस ढूंढोगे आपको शायद नहीं मिलेगी, स्पेशली अगर कोई आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल पे नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी. तो अपने आप को ये रिमाइंड कराओ कि दुनिया में सब समझदार नहीं है, सब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते. अपने आप को वैलिडेट खुद करना शुरू करो. एंड दीज आर नॉट वन डे जॉब दैट मैंने बोल दिया और आपके साथ हो गया. It's a very slow learning process where every day when you are in doubt, you remind yourself that I am going to manage my need to seek acceptance. मेरे पास ऐसे भी clients आए हुए हैं जिनको professionals ने validate नहीं किया. And this is where it's so important to see कि हर कोई आपके जैसे नहीं सोच सकता. ढूंढना ज़रूरी है जो आपके जैसे सोचेगा, बट बहुत सारे लोग नहीं सोचते. देर आर प्लेसेस वेयर रिलीजन इज़ अ बिग थिंग. देर आर प्लेसेस वेयर पीपल डोंट बिलीव इन रिलीजन. देर आर प्लेसेस वेयर जेंडर इक्वालिटी इज़ अ बिग थिंग एंड देर आर प्लेसेस वेयर जेंडर इक्वालिटी इज़ नॉट इवन कंसिडर्ड अ मुद्दा. कहाँ पे आप एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे हो, ये क्वेश्चन अपने आप को पूछो. क्या सामने वाले में उतनी कैपेसिटी है, और अगर नहीं है, आंसर आ रहा है कि नहीं है, दैट्स वेयर यू नीड टू फीड योर डाउट दैट मैं गलत जगह एक्सेप्टेंस ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ. Keep continuing this work and I hope I've answered your question in a way that it helps. I hope आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी. मुझे बहुत मज़ा आया इसको फिल्म करने में. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आज की वीडियो में नीचे छोड़ो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर करूँगी. अगर आपके पास पॉडकास्ट आइडिया है वो भी नीचे छोड़ो, लिखो, leave your comment and let me know what you think about it. Make sure to share this video with somebody you think needs it, in your friend circle, in your group, in your college, with your teacher, with your boss, anybody who you think needs this. Help them, send them this video. Thank you for watching my video. Like करो इस वीडियो को, share it with as many people as you think it will be able to help, and subscribe to my channel, and I will see you in my next one. Bye.